अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। तो पहले मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब यानी कि जो बैंक कंट्रोल करता है। अब इसमें देखते हैं रोल्स ऑफ सेंट्रल बैंक्स क्या क्या चीज़ें आती हैं। और इसमें बैंक्स मीन्स सेंट्रल बैंक। तो सोल सप्लायर होता है, मीन्स का मीन्स यही ट्रेडिशनली में क्या होता था, पहले गोल्ड बैक किया जाता था करेंसी के इससे, लेकिन अभी के टाइम पे हम लोग करेंसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग फिएट मनी बोलते हैं, जिसको जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और स्टोर ऑफ वैल्यू करता है। सोल सप्लायर मतलब यही बस और बस पैसे छाप सकता है। फिर ये बैंकर्स टू गवर्नमेंट, और बैंक होता है गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो यही देगा, बैंकर्स को पैसा चाहिए तो यही देगा। बस पैसा नहीं है, सर्विसेज भी देता है, तो मतलब बराबर देता है। फिर उसके बाद रेगुलेटर यानी कि यही रूल बनाएगा। सुपरवाइजर यानी कि देखेगा कोई रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, है ना, नहीं कर रहे तो चार्ज वार्ज लगा देगा। फिर लेंडर टू लास्ट रिसोर्ट यानी कि ये प्रिंट कर सकता है, सप्लाई कर सकता है। और रन ऑफ बैंक यानी कि लार्ज स्केल विड्रॉल को ये प्रिवेंट करता है। इन द सेंस ये ज़्यादा लोग एकदम से निकालना ना लग जाए, उस चीज़ को प्रिवेंट करता है। होल्डर्स ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये हमको पता है। फिर कंडक्टर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी भी ये कंडक्ट करता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कंट्रोल करता है, मनी सप्लाई कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन मैनेज करता है, सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ करता है, इंक्रीज वगैरह ये सब करता रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इसका इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। अदर जो इसका ऑब्जेक्टिव से एक्सचेंज रेट, फिर उसके बाद पहले इन्फ्लेशन, फिर एक्सचेंज रेट आता है, फिर एम्प्लॉयमेंट आता है, फिर ग्रोथ आता है, फिर सबसे लास्ट में लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट सबसे लीस्ट ऑब्जेक्टिव है इसका। फिर हाई इन्फ्लेशन कॉस्ट, मेन्यू कॉस्ट और सोर्स रिलेटेड कॉस्ट। मेन्यू कॉस्ट इन द सेंस एक कंपनी, एक रेस्टोरेंट में हमेशा मेन्यू चेंज होते रहेगा अगर इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा खाने पीने का। तो सेम वैसे ही अगर बिजनेस हैव टू चेंज देयर मेन्यू कॉस्ट कॉन्स्टेंटली एज द इन्फ्लेशन रेट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ओके, सो सोर्स रिलेटेड कॉस्ट यानी कि जूता घिस जाना। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो बार बार लोग बैंक में जाते हैं, तो बैंक में जाते हैं तो उनका जूता घिस जाता है। फिर वो लोग अपने पैसे निकालते हैं, फिर उस पैसे को निकाल के फिर वो कहीं और जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं, वही हो गया। फिर टारगेट इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो टारगेट इन्फ्लेशन रेट में देखो क्या होता है। डेवलप कंट्री में हम लोग 2 से 3% का इंटरेस्ट रेट रखते हैं, सॉरी इन्फ्लेशन रेट रखते हैं। और इसमें +-1 रखते हैं, जिससे 1 से 3% रहता है। 0 इसलिए नहीं रखते हैं ताकि इससे डिफ्लेशन हो सकता है और माइनस इंटरेस्ट पे जा सकता है। और ये जापान के पास ऐसा रिस्क है। ठीक है, फिर आता है कुछ कंट्री डेवलप कंट्री और अच्छी खासी मैनी डेवलपिंग कंट्री, और सम डेवलप कंट्री भी अपने करेंसी को पैक करते हैं कुछ एक स्ट्रॉन्गर करेंसी के साथ, जिसका नाम है यूएसडी। अगर यूएसडी बढ़ जाए तो डोमेस्टिक करेंसी कम होने लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने रिजर्व को सेंट्रल बैंक रिजर्व सेल करता है, यानी कि फॉरेक्स को सेल कर रहा है, यानी यूएसडी को सेल कर रहा है। जब इसको सेल करेगा तो इसकी वैल्यू गिरेगी और फिर इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि हम लोग इसको सेल करके आईएनआर खरीद रहे हैं। मतलब ये हम लोग बाय कर रहे हैं और फिर हम लोग इसको सेल कर रहे हैं। सेम इसका अपोजिट वाइस वर्सा। मेंटेन इन्फ्लेशन सेम एज द कंट्री अगेंस्ट हुज करेंसी यू आर पेगिंग। ठीक है, हमको अगले वाले करेंसी के जैसे ही इन्फ्लेशन को मेंटेन रखना पड़ेगा। तो इससे कहीं ना कहीं हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का जो फ्रीडम है वो थोड़ा कम हो जाता है। योर मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सचेंज रेट, मनी सप्लाई। ठीक है, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ टूल्स होते हैं जिससे वो कुछ कंट्रोल करता है। ठीक है, तो पहला आता है रिजर्व रिक्वायरमेंट, यानी कि बैंक्स बोलता है कि कुछ परसेंटेज का तुम लोग अपने मतलब हमारे सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट करो, अकाउंट ऑफ सेंट्रल बैंक। ठीक है, मतलब कुछ परसेंट हमारे इस पर डिपॉजिट करो। अगर मान के चलो 10% था, अब मैंने क्या बोला, मैंने 10% से मैंने बोल दिया कि नहीं, अब 20% तुमको रिजर्व को रखना पड़ेगा मेरे पास, यानी कि मैंने रिजर्व मनी सप्लाई कम करवा दिया रिजर्व बढ़ा के, है ना। तो मनी सप्लाई कम हो गया, मनी सप्लाई कम हो गया तो मेरे पास बैंक के पास फंड कम हो गया, और बैंक के पास अगर कम पैसा है तो वो कम इंटरेस्ट में थोड़ी देगा, ज़्यादा इंटरेस्ट में देगा ना, पैसा कम है तो इससे मनी सप्लाई कम होता है तो लेस लोन फंड रहता है, तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, और अगर मेरा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा, ग्रोथ कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा, जीडीपी भी कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ओनली वर्क्स इफ़ बैंक विलिंग टू लैंड और कंज्यूमर वांट्स टू बोरो। ठीक है, ये तभी वर्क करता है। फिर उसके बाद मान के चलो अगर मैंने रिजर्व रिक्वायरमेंट कम कर दिया, यानी कि अब 10% था उसको मैंने घटा के 7% पे कर दिया रिजर्व रिक्वायरमेंट पे, तो मेरे पास अब क्या होगा, लेस मनी डिपॉजिट इनटू सेंट्रल बैंक। ठीक है, बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा, बैंक के पास मनी सप्लाई ज़्यादा होगा, फिर बैंक लोन ज़्यादा दे पाएंगे, और लोन अगर दे रहे हैं ज़्यादा तो फिर उनका इंटरेस्ट कम लगेगा, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा, ग्रोथ बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो लोग बाय ज़्यादा करेंगे, लोन ज़्यादा लेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, जीडीपी बढ़ जाएगा और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा। फिर आता है पॉलिसी रेट। पॉलिसी रेट का मतलब एक बैंक रेट जो चीज़ जितने परसेंट पे चार्ज करता है उसी को हम लोग पॉलिसी रेट बोलते हैं, यानी कि रेटेड बैंक एबल टू बोरो फ्रॉम सेंट्रल बैंक। बैंक सेंट्रल बैंक से कितना पैसा ले पा रहा है, कितने परसेंटेज पे ले पा रहा है, उसी को हम लोग पॉलिसी रेट बोलते हैं। अगर सेंट्रल बैंक लोन दे रहा है बैंक को तो उसको हम लोग वो बोलेंगे पॉलिसी रेट। यूएस में अगर इसको लेते हैं तो हम लोग डिस्काउंट रेट बोलते हैं, पॉलिसी रेट नहीं बोलते हैं। और अगर
हम लोग क्या बोलते हैं, एक ये ईसीबी बैंक, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, तो ये इसको हम लोग रिफाइनेंसिंग रेट बोलते हैं। ठीक है, अब या तो ये इंक्रीज़ करता है, डिक्रीज करता है, तो फिर वही सब जो हमने बताया था वही होता है। पॉलिसी रेट मतलब जिस रेट पे बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेता है, बस वो। ठीक है, अब लेंडिंग टू बैंक्स क्या होता है, रीपर्चेसमेंट एग्रीमेंट इसको हम लोग बोलते हैं। लेंडिंग टू बैंक, बैंक से लेंड लेना। ठीक है, तो अब देखो बैंक ने क्या बोला कि बैंक अपना कुछ सिक्योरिटी को सेल करता है और उसके बदले में कुछ पैसा लेता है। बैंक बोरोवर है, ये लेंडर है। ठीक है, लेंडिंग टू बैंक, लेंडिंग यानी कि पैसा देना बैंक्स को। तो अब मैंने मान लो सेल सिक्योरिटी किया, अब मैंने पैसा ले लिया। अब बाद में मैंने, मेरा काम हो गया और वापस से मेरे को अब अपने सिक्योरिटी को ख़रीदना है, तो मैंने वापस से अपने सिक्योरिटी को ख़रीद लिया। अब मैंने $100 पे ख़रीदा था, मैं 102 पे ख़रीद लूँगा अपने सिक्योरिटी को, कुछ इंटरेस्ट लग जाएगा ना। हाँ, तो इसी को बोलते हैं। अब या तो मैं कल खरीदूँगा या फिर मैं 2 हफ्ते बाद खरीदूँगा। कल खरीदूँगा तो ओवरनाइट रेपो रेट, और 2 हफ्ते बाद खरीदूँगा तो टर्म रेपो रेट। ठीक है, उसी को हम लोग रेपो रेट बोलते हैं, और प्राइस डिफरेंशिएशन को ही हम लोग इम्प्लाइज इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। ठीक है, अब ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी कि ये बहुत मोस्ट यूज़ होता है यूएस में। ठीक है, ये हम लोग इस सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है मोस्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन को। अगर बाय सिक्योरिटी करना है, यानी कि बाय सिक्योरिटी कर रहे हैं, ठीक है, बाय सिक्योरिटी कर रहे हैं ना हम लोग, इधर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को क्या ध्यान रखना है, अगर हम लोग बाय कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक बाय कर रहा है बैंक का सिक्योरिटी को। बैंक का सिक्योरिटी को अगर मैं खरीद ले रहा हूँ तो बैंक के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है, यानी कि अगर मैं बाय सिक्योरिटी कर रहा हूँ तो मनी सप्लाई मेरा इंक्रीज़ हो जाएगा, और मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगा तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा और सिक्योरिटी के प्राइस बढ़ जाएंगे। ऐसी सेल सिक्योरिटी, अगर मैं बैंक के, मैंने कुछ सेल सिक्योरिटी खरीद रखे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, मतलब उनके अब उनको सेल कर रहा हूँ, बैंक से पैसा ले रहा हूँ, तो इससे मनी सप्लाई मेरा गिर जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा और सिक्योरिटी के प्राइस गिर जाएंगे। तो यही था ये। उसके बाद बात करते हैं पॉलिसी रेट। अगर इंक्रीज होता है तो भाई शॉर्ट टर्म में लेंडिंग रेट, यानी कि लेंडिंग मतलब जो सेंट्रल बैंक एग्जाम्पल करके चलो, या फिर बैंक के जो रेट्स होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं अगर इंटरेस्ट रेट मेरा बढ़ जाए तो। ठीक है, अगर पॉलिसी रेट अगर इंक्रीज हो जाता है, लेंडिंग रेट इंक्रीज होता है, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा, बिजनेस ये कम हो जाएंगे। और क्या ध्यान देना है, पॉलिसी रेट ही असल में एक तरीके से बैंक के हिसाब से लेंडिंग रेट होता है। ठीक है, और अगर मैंने पॉलिसी रेट को बढ़ा दिया, मतलब एक तरीके से मैं इंटरेस्ट रेट को मैंने बढ़ा दिया है ना, तो इंटरेस्ट को बढ़ा दिया मतलब कॉन्ट्रैक्शन ही हो गया। सेल को सिक्योरिटी कर दिया, यानी कि ये भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है, और रिजर्व रिक्वायरमेंट यानी कि यही होता है। ठीक है, तो फिर बिजनेस इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, एसेट प्राइस बढ़ जाएंगे, गिर जाएंगे। ठीक है, सेविंग्स वगैरह ये सब चीज़ें, फ्यूचर का वगैरह वगैरह होगा, तो ये सब चीज़ों को एक बार पढ़ लो। ठीक है, बस मेन क्या पे देना, फॉरेक्स एक्सचेंज में क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएगा, डोमेस्टिक एक्सचेंज बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट हम लोग ज़्यादा दे रहे हैं ना, और इससे फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर हम लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या क्या होता है, इंपोर्ट बढ़ता है, एक्सपोर्ट क्या कम होता है, क्योंकि अगर हम लोग हमारा फॉरेन डोमेस्टिक करेंसी अगर हमारा बढ़ रहा है, यानी कि करेंसी अप्रिशिएट हो रहा है, तो हमारे इंपोर्टर्स का इधर कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा, एक्सपोर्टर्स का लॉस होगा। ठीक है, तो ये है। फिर इन्फ्लेशन वगैरह ये सब चीज़ें, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो। फिर उसके बाद बात करते हैं क्वालिटीज़ ऑफ सेंट्रल बैंक। इंडिपेंडेंस होना चाहिए। पॉलिटिकल वर्सेस सेंट्रल बैंक में क्या बात करते हैं, सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव होता है इन्फ्लेशन को कम करना, पॉलिटिकल काम होता है ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना। लेकिन अगर मैंने इन्फ्लेशन को मान को चलो कम कर लिया, तो मैं क्या करूँगा, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए हो जाएगा, मनी सप्लाई को अगर मैं कम कर देता हूँ तो इंटरेस्ट बढ़ जाता है और इन्फ्लेशन कम हो जाता है, तो मैंने अपना काम कर लिया। लेकिन अगर यहाँ पे मनी सप्लाई कम किया और इंटरेस्ट रेट मैंने क्या किया, कम बढ़ा दिया, तो ये लोगों के लिए लॉस में जाएगा, ख़राब चीज़ है, और इससे एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा, तो ग्रोथ कम, अनएम्प्लॉयमेंट कम। तो इससे फिर अगर सेंट्रल बैंक कोई करता है तो पॉलिटिकल में दिक्कत पड़ता है, पॉलिटिकल करता है तो सेंट्रल बैंक में दिक्कत पड़ता है। तो यही सब चीज़ के लिए नहीं क्या, इंडिपेंडेंस 100% नहीं हो पाता है, इसी के लिए हम लोग डिग्री या रिलेटिव इंडिपेंडेंस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि पॉलिटिकल के पास पावर है, यही हमारा अपॉइंटेड सेंट्रल बोर्ड बैंक बोर्ड करता है। ठीक है, 2 टाइप ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस यानी कि हम लोग यहाँ पे कुछ पॉलिसी रेट यहाँ गवर्नमेंट बताएगा, और टारगेट इंडिपेंडेंस यानी कि एक बराबर टारगेट रहेगा, हाउ इन्फ्लेशन कंप्यूटेड, टारगेट इन्फ्लेशन क्या है। ठीक है, और हॉरिजन फॉर अचीविंग टारगेट क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें देखता है। क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वास रहना चाहिए। ठीक है, अगर मान के चलो टारगेट इन्फ्लेशन के हिसाब से रह रहा है तो लोग बिजनेस वगैरह कर पाएंगे, उसी के हिसाब से लोग फिर लोन वगैरह ले पाएंगे। ठीक है, अगर येस रहता है तो टारगेट रिफ्लेक्शन क्रेडिबिलिटी बढ़ाएगा, नॉन रहेगा तो फिर ये दिक्कत पड़ जाएगा क्रेडिबिलिटी के लिए। ठीक है, फिर यही चीज़ें हैं कि अगर गवर्नमेंट क्या करता है ना, गवर्नमेंट के पास अगर हाई डेप्ट है तो पे थ्रू टैक्स और पे थ्रू इन्फ्लेशन। ठीक है, अगर उसने क्या किया, इन्फ्लेशन बढ़ा, पे थ्रू इन्फ्लेशन। ठीक है, परचेसिंग पावर गॉट डिक्रीज बट लोन रिमेन सेम, सो इट इज टू पे। अगर इसने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट मनी ज़्यादा कर दिया तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा, तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट कम हो जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं।
फिर बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी भी देख लो। ट्रांसपेरेंसी का मतलब सेंट्रल बैंक अपनी सोच और पॉलिसी को ओपनली पब्लिक को कैसे शेयर करती है। तो शेयर डाटा बाय एक्चुअल कितना था, टारगेट कितना है, पीरियडिकली डिस्क्लोज करती रहती है, किस फैक्टर पे वो कैलकुलेट करती है और किस तरीके से एंटी पार्टिसिपेट के चेंजेस लाती है और बिजनेस डिसीजंस को कैसे लेती है, ये सब चीज़ें उसको बताना चाहिए। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लो। अगर पॉलिसी रेट बढ़ा देते हैं, मतलब बोरिंग कॉस्ट बढ़ रहा है तो लोन कम हो जा रहा है, लोन कम तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है मनी सप्लाई कम ही रहेगा, स्पेंडिंग कम होगा, इन्फ्लेशन कम होगा, इसी का अपोजिट में ये सब चीज़ें हैं। अब टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स में इंटरेस्ट रेट टारगेट यानी कि 8 से 6% के नीचे रहेगा। अगर 8% से ऊपर टारगेट पहुंच गया, यानी कि इंटरेस्ट रेट में अगर ज़्यादा हो रहा है तो मनी सप्लाई यहाँ पे ज़्यादा कर दो, है ना। और ये इसके नीचे ऐसा है टारगेट में, हम लोग उस टारगेट के बीच में रखते हैं। इन्फ्लेशन टारगेट यानी कि जैसे डेवलप कंट्री में 1 से 3% के बीच में रहता है, यानी कि 2% रखते हैं ±1%। ठीक है, उसी को हम लोग न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, जिसमें रियल इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन को मान्यता रहती है। फिर एक्सचेंज रेट टारगेटिंग में क्या करते हैं, तो मोस्ट डेवलप कंट्री में देखो एक्सचेंज मोस्टली डेवलपिंग कंट्री में ऐसा करते हैं, जिसमें टारगेट हैज़ टू बी विद रिस्पेक्ट टू करंट ऑफ करेंसी और स्ट्रॉन्ग करेंसी यानी कि यूएसडी के हिसाब से कर देते हैं। फिर अगर मान के चलो डोमेस्टिक करेंसी गिर रहा है तो सेल करो फॉरेन एक्सचेंजिंग को, फॉरेन एक्सचेंज गिर रहा है डोमेस्टिक बढ़ रहा है तो बाय फॉरेन करेंसी, ताकि और हमारे पास रिजर्व्स बड़ा ये हो पाए। ठीक है, जो मोस्ट यहाँ पे ध्यान देना है ये येलो लाइन वाला कि व्हाट इफ़ वी रन आउट ऑफ फॉरेक्स, अगर हमारे पास मान के चलो खरीदने का पैसा नहीं बचा तो ये अच्छा नहीं रहता, नॉट गुड आइडिया। और एफएक्स का इंटरेस्ट रेट को अब सेम रखना होगा हमारे इधर भी इंटरेस्ट रेट को। ठीक है, फिर लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में देखो क्या बात करते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रेट्स बिहेव इन एन अपोजिट मैनर्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रेट्स को हम लोग अपोजिट मैनर करते हैं, एक करने जाओगे दूसरा अलग हो जाएगा। कैसे? शॉर्ट टर्म में देखो मैंने क्या किया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। अब इंटरेस्ट रेट कहाँ पे बढ़ाता हूँ, ये अगर ऐसा मेरा बिजनेस साइकिल है तो यहाँ पे मैं इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन यहाँ पे बहुत बढ़ा रहता है तो मैं इंटरेस्ट रेट को कम कर देता हूँ। तो इंटरेस्ट रेट अगर यहाँ पे मेरा बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट को मैंने बढ़ा दिया मान के चलो, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, तो इससे जो मेरे फ्यूचर का एक्सपेक्टेड फ्यूचर का इन्फ्लेशन होगा ना वो भी कम हो जाएगा। तो डिस्काउंट प्रीमियम क्या बोलता है बॉन्ड यील्ड का, कि अगर रियल प्लस इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो फिर बैंक बॉन्ड का जो यील्ड होगा वो भी कम हो जाएगा लॉन्ग टर्म में। तो शॉर्ट टर्म रेट्स मेरा भले ही बढ़ जाएगा, लॉन्ग टर्म में गिर जाएगा, और इससे क्या होगा, बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा और बॉन्ड रेट कम हो जाएंगे। अब अच्छे से एक बार और समझ के देखते हैं कि मान लो मैंने मनी सप्लाई कम किया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो लोग क्या बोलेंगे कि इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्यूचर में इन्फ्लेशन कम होगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है। तो डिस्काउंट प्रीमियम बॉन्ड यील्ड अगर कम हो रहा है तो रियल प्लस इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो बॉन्ड का जो यील्ड है वो यहाँ पे, बॉन्ड का यील्ड यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, उनका रिटर्न कम हो जाएगा। कैसे रिटर्न कम होगा, अगर मान के चलो मेरा यहाँ पे बॉन्ड यील्ड जब ये इसकी ही वैल्यू कम हो जा रही है तो लोग, इसकी वैल्यू कम हो रही है, 100 रुपये का माल अब 90 में मिल जाएगा तो लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे तो बॉन्ड प्राइस यहाँ पे बढ़ जाएगा और बॉन्ड रिटर्न कम हो जाएगा। सेम ऐसे ही मनी सप्लाई को बढ़ा दो, इंटरेस्ट रेट को कम कर दो तो शॉर्ट टर्म रेट कम हो गया इकोनॉमिक बूस्ट करने के लिए। तो एक्सपेक्टेड फ्यूचर में इन्फ्लेशन को ज़्यादा लोग समझेंगे तो शॉर्ट टर्म रेट यहाँ पे गिर जाएगा, और अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा समझेंगे तो पीपल थिंक इन्फ्लेशन विल अराइज इन फ्यूचर, तो वो ज़्यादा डिमांड करेंगे हायर रिटर्न का। तो फिर अगर उसका रेट गिर रहा है तो उसका बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है तो इस कॉन्ट्रैक्शनरी हो गया फिर। ठीक है, अब बात करते हैं सेम यही सब चीज़ें यहाँ पे भी है कॉन्ट्रैक्शनरी वगैरह का। तो देखो मनी सप्लाई अगर मैं यहाँ पे कम कर रहा हूँ, इन्फ्लेशन मेरा बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, तो इसको मैं टाइटनिंग बोलूँगा। मोर टू रिसेशन मतलब जो एग्रीगेट डिमांड थे ना वो गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है, तो फ्लाइट टू सेफ्टी लोग यहाँ पे सेल सिक्योरिटी करेंगे और मूव टू सेफर वन पे, तो बाय लॉन्ग टर्म एसेट करेंगे। ठीक है, और जो लॉन्ग टर्म एसेट अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट देख के लॉन्ग टर्म एसेट को खरीदे तो इन लोग को मैं बॉन्ड मार्केट वाले वेजिलेटर्स बोलूँगा। तो जब यहाँ पे लोग सेल करेंगे चीज़ों को तो बॉन्ड प्राइसेस यहाँ पे फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे लोग इंटरेस्ट रेट यहाँ पे इक्विटी वगैरह शेयर को बेच के फिर बॉन्ड प्राइस खरीदेंगे तो बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा, डिस्काउंट रेट गिर जाएगा। तो यही चीज़ था यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शनरी में, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे तो लोग कुछ और बेच के फिर बॉन्ड्स पे आना स्टार्ट होंगे क्योंकि बॉन्ड्स फिक्स एसेट है तो ये तो फिक्स देगा, तो बॉन्ड्स प्राइस बढ़ जाएगा, डिस्काउंट रेट बढ़ जाएगा, लॉन्ग टर्म रेट्स यहाँ पे गिर जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सेम यही चीज़ है, मनी सप्लाई अगर बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो ये लूज एक बोलेंगे हम लोग, इसमें एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है। इक्विटी लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेल मोर, और फिक्स इनकम और बॉन्ड्स को यहाँ पे सेल करेंगे और इक्विटी बाय कर देंगे क्योंकि एक्सपेंस नहीं हो रहा है। एक्सपेंशन मतलब इंटरेस्ट रेट कम दे रहा हूँ, इन्फ्लेशन बढ़ा रहा हूँ मैं, मनी सप्लाई बढ़ा दिया तो सेल लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, बॉन्ड के प्राइस करेंगे, डिस्काउंट रेट बढ़ जाएगा, लॉन्ग टर्म रेट कम हो जाएगा ये। और वही बॉन्ड मार्केट वैल्यूजनेटर्स मतलब इन्वेस्टर जो अपनी बाय और सेल से लॉन्ग टर्म बॉन्ड सेल को इन्फ्लुएंस करेंगे।
लिक्विडिटी ट्रैप यानी कि लॉन्ग नॉर्मली मनी सप्लाई अगर बढ़ा देते हैं तो इंटरेस्ट रेट हमारा कम हो जाता है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा अच्छा चलता है। लेकिन बट इन लिक्विडिटी ट्रैप मनी सप्लाई बढ़ा दिया, पुट मोर मनी इनटू द हैंड्स ऑफ पीपल बट दे होल्ड कैश, इन लोगों ने कहीं पे इन्वेस्ट नहीं किया तो ये लिक्विडिटी ट्रैप हो गया। डिफ्लेशन यानी कि अगर जीरो के नीचे पर से चला गया तो फिर डिफ्लेशन हो जाएगा, इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज़ के डेवलपिंग इकोनॉमिक में? तो पहला चैलेंज होता है गवर्नमेंट डेप्ट मार्केट। तो जो गवर्नमेंट डेप्ट मार्केट है जिसमें लिक्विडिटी कम रहती है तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन को बराबर से कर नहीं पाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंसी चाहिए, पॉलिसी रेट को भी बराबर दिखाओ कि भाई न्यूट्रल रेट यानी कि जिसमें हमारा इन्फ्लेशन प्लस रियल इनकम को कवर होना चाहिए। फिर फाइनेंशियल इनोवेशन यानी कि जीपे पेटीएम को अच्छे से यूज़ करो। क्रेडिटिबिलिटी यानी कि विश्वास और इंडिपेंडेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा है। फिर उसके बाद बात करते हैं मनी सप्लाई अगर बढ़ा रहे हैं। अब देखो एक और अब ये थोड़ा सा काफ़ी चीज़ें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मनी सप्लाई अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो बैंक्स के पास फंड ज़्यादा है बट बैंक पैसा दे नहीं रहा है, लैंड नहीं कर रहा है, डर रहा है। क्यों? क्योंकि पास्ट के बैड एक्सपीरियंस की वजह से। क्योंकि 2008 के जो क्रेडिट बबल था उसमें ये सब चीज़ें हुई, बैंक ने बहुत पैसा बांटा था बहुत, तो फिर एकदम से ब्लास्ट हुआ बबल और सारा बैंक लॉस में चले गए थे। बट उन्होंने बाद में कवर अप किया, लेकिन उसके बाद से फिर पास्ट का बैड एक्सपीरियंस है, वो लोग डरते हैं पैसा देने में। तो नाउ दे स्टार्ट, अगर मॉनेटरी पॉलिसी अब यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी है ना कि पैसा बांटना भी है, तो ये तो बांट नहीं पा रहे हैं, तब स्टार्ट करते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग, यानी कि तब यूज़ करते हैं जब नॉर्मली मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो जाए। इसमें क्या करता है गवर्नमेंट बाय सिक्योरिटी और बैंक गेट कैश। ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ा दिया, ऑलमोस्ट 0% इंटरेस्ट रेट कर दिया। ठीक है, स्टिल ग्रोथ अगर गिरा हुआ है तो इसमें बैंक क्या करता है सिक्योरिटी बाय करता है बैंक की तरफ से और बैंक के पास कैश और ज़्यादा आ जाता है। तो देखो क्या होता है, एक ना यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने क्या किया था, बॉन्ड्स को खरीदा था और बॉन्ड्स को बहुत खरीदा था कि इंटरेस्ट रेट कम हो गया था। ठीक है, तो फिर उसके बाद इसके वजह से बैंक के पास मोर रिजर्व्स आया, मोर मनी आया। ठीक है, टू लेंड। ठीक है, बट डिड नॉट लेंड। तो ये ऐसे यूएस ने भी किया कि बाय सिक्योरिटी किया, बाय प्राइस बढ़े, रेट्स कम हुए, पैसा देने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, पर ये हुआ नहीं। तो इसको हम लोग क्वांटिटेटिव ईजिंग 1 बोलेंगे। तो उसने फिर क्या किया, गवर्नमेंट ने फिर दूसरा इनिशिएटिव लिया कि क्रेडिट रिस्क भी हम ही लोग खरीद लेते हैं, मोर्टेज के रेट्स कम हो गए, हाउसिंग बढ़ गई, तो ये हमारा फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो इसको हम लोग क्वांटिटेटिव ईजिंग को सेकंड बोलेंगे, जिसमें हम लोग क्रेडिट रिस्क को भी खरीदा। तो मैं इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ ना तो ये है, जब ऑलमोस्ट इंटरेस्ट रेट जीरो हो जाए। इंटरेस्ट रेट जीरो कैसे होगा, अगर मेरे पास मनी सप्लाई मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया, क्योंकि ये मनी सप्लाई ज़्यादा कैसे किया, क्योंकि गवर्नमेंट बाय कर रहा था बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बाय सिक्योरिटी। तो फिर उसके बाद फिर भी ग्रोथ ना हो तब हम लोग सेंट्रल बैंक बाय मोर सिक्योरिटी फ्रॉम बैंक्स। ठीक है, बैंक्स आर मोर मनी, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट कम रहेगा तो पीपल बाय मोर, पीपल एंड बिजनेसेस बोरो मोर, इकोनॉमिक वापस स्टेबल। ठीक है, यहाँ बैंक को मोटिवेट किया जाता है लेंड करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ ये फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी में, फिर ये कैसा कैसा रहेगा, हाई रहेगा, लो रहेगा, इंटरेस्ट रेट, आउटपुट कैसा रहेगा, प्राइवेट सेक्टर की स्पेंडिंग और पब्लिक सेक्टर की स्पेंडिंग कैसे रहेगी, ये देखते हैं। मान के चलो दोनों एक्सपेंशनरी है, मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ, इससे अच्छा समझ में आएगा। दोनों एक्सपेंशनरी है, फिजिकल पॉलिसी के हिसाब से अगर एक्सपेंशनरी और मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सपेंशनरी है तो देखो फिजिकल में क्या बोलेगा, एक्सपेंशनरी है तो हाई जीडीपी रहेगा। ठीक है, और मॉनेटरी में अगर हाई रहेगा तो भाई जो मेरा इंटरेस्ट रेट रहेगा डिपेंड्स ऑन मॉनेटरी, तो मॉनेटरी क्या करेगा एक्सपेंशनरी में लो कर देगा इंटरेस्ट रेट को, है ना, तभी तो एक्सपेंशनरी हो रहा है ना, तभी तो एक्सपेंशनरी हो रहा है कि लो इंटरेस्ट पे लोग खरीद रहे हैं, इससे फिर इन्फ्लेशन भी बढ़ जा रहा है और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जा रहा है। फिर उसके बाद ये दोनों भी हाई हो जाएंगे जब इनके पास पैसा ज़्यादा रहेगा करने के लिए बिजनेसेस। फिर कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या करेंगे, फिजिकल पॉलिसी यहाँ पे गवर्नमेंट पुश करेगा जीडीपी बढ़ाने के लिए, ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे तो जीडीपी यहाँ पे अभी रियल कॉन्ट्रैक्शनरी में लो रहेगा और इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हाई कर देंगे, इंटरेस्ट रेट को हाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अब मैंने क्या किया, अब इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मैंने हाई किया, अब ये करते करते यहाँ तक आएगा ना इंटरेस्ट रेट, अब जब एक्सपांशनरी आएगा तब जाके मैं बढ़ाऊँगा, मतलब कम करूँगा अपना इंटरेस्ट रेट, तो यहाँ पे हाई रहता है, फिर ये लो और ये लो रह जाता है। अब देखो अब यहाँ पे क्या करते हैं, मान के चलो मॉनेटरी अगर कॉन्ट्रैक्शनरी में है तो अब एक एक करके देखो, इसमें से कॉन्ट्रैक्शनरी है तो मतलब मैं यहाँ पे हूँ, मतलब इंटरेस्ट रेट मेरा हाई है तो हाई। एक्सपांशनरी में देखो क्या है एक्सपांशनरी में, अगर एक्सपांशनरी में फिजिकल पॉलिसी है तो
आउटपुट हाई रहेगा, बस वही चीज़ है। फिर आउटपुट हाई रहेगा तो जो पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग है वो भी हाई रहेगा, क्योंकि ये फिस्कल पॉलिसी है, पब्लिक के लिए मैं यहाँ पे पैसा लगा रहा हूँ। लेकिन वहाँ पे वही प्राइवेट सेक्टर के लिए तो हाई इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो वो लो कर रहेगा उसका स्पेंडिंग, ठीक है। अब ये है जो बहुत मैटर करता है। अब मान के चलो मैंने मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सपांड कर दिया, यानी कि इंटरेस्ट रेट मेरा लो हो गया, बस इसको लर्न नहीं करना कुछ भी, है ना। अब कॉन्ट्रैक्शनरी यानी कि गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रैक्शनरी पे है, गवर्नमेंट का जीडीपी अभी कम है, बोरोविंग अभी कम है, गवर्नमेंट का बोरोविंग कम है, स्पेंडिंग कम है, लेकिन मेरे पास इंटरेस्ट रेट भी कम ही है। तो भाई अब वो डिपेंड करता है, वैरिज करता है कि जो आउटपुट है वो क्या करेगा। और जो मेरा प्राइवेट स्पेंडिंग है, क्योंकि लो इंटरेस्ट है तो हाई रहेगा, और पब्लिक स्पेंडिंग यहाँ पे कम रहेगा। अब यही है, अगर मान के पब्लिक स्पेंडिंग ही, प्राइवेट स्पेंडिंग ही मेरा अगर ज़्यादा बढ़ा देते हैं, लोग ज़्यादा लोन लेते हैं, तो भाई जीडीपी बढ़ जाएगा, नहीं लेते हैं तो कम हो जाएगा। तो ये वैरिज करता है, ये वाला चीज़ है, ठीक है। फिर ये सब चीज़ें हैं, एक बार पढ़ लो, हो जाएगा। मल्टीपल इफेक्ट होता है, ठीक है। एक्सपांसरी और ये सब चीज़ें एम्पलीफाइड इफेक्ट करता है। इम्पैक्ट जो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग का, गवर्नमेंट ट्रांसफ़र का में से गवर्नमेंट स्पेंडिंग का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है, गवर्नमेंट स्पेंड हमारे लोगों को देना, और टैक्स रिडक्शन का, ठीक है। ट्रांसफ़र टू पुअर अच्छा रहता है, ताकि जो लोग कम एमपीसी वाले होते हैं उनका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा बढ़ता है, मल्टीपल इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है, रिडक्शन टू टैक्स, और इन सब से अच्छा है भाई ट्रांसफ़र कर दो, है ना। बस यही सब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव थ्योरी वगैरह ये सब चीज़ें हैं, इसको भी एक बार देख लो, बाटा सिस्टम, ये सब चीज़ें, ठीक है।